हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर, माई सेल्फ सरवण गोस्वामी। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो सामाजिक विज्ञान है क्लास 10 का, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ही वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 आपका इतिहास है ना, इतिहास का चैप्टर नंबर 2 यानी कि अध्याय नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इसको हम लोग पूरा चैप्टर यानी कि फुल चैप्टर आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लेना। पहले ही मैंने पढ़ा दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप पहले वो चैप्टर पढ़ना, फिर आप लोग ये सेकंड नंबर चैप्टर पढ़ना। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो यूरोप में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये भी जानना जरूरी है कि हमारे देश में कैसे उदय हुआ, हमारे देश में यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो अब ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे। जो भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, भारत में बहुत सारे जो युद्ध हुए, इन सबको हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि भारत में आखिर राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, जो हमारा भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है, इसके बारे में समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का परिचय, यानी कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग समझेंगे भारत में। तो एक एक पॉइंट के द्वारा हम लोग समझेंगे। मैं आप लोगों को पॉइंट के द्वारा इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इस तरह से समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखो भारत में राष्ट्रवाद का परिचय समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का परिचय। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग देखो, पहला नंबर पॉइंट है कि भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। देखो भारत के इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत सारे लोग आए गए और ये एक इतिहास बनता गया। अब इतिहास ऐसे बनते बनते बहुत बड़ा इतिहास बन गया। ठीक है, इसलिए ये कहा गया है कि भारत का इतिहास जो है बहुत ही बड़ा है। पहला नंबर पॉइंट समझ में आ गया ना, ध्यान से समझना। दूसरा नंबर पॉइंट है, अंग्रेजी शासन के पहले भारत एक शक्तिशाली और विकसित देश था। देखो आपको पता होगा कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने शासन किया था। तो अंग्रेजों के शासन से पहले की बात है कि हमारा देश बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। देखो अपने देश को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया, क्योंकि ये बिल्कुल सोने की चिड़िया की तरह थी। बहुत सारे सोना थे, बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, जैसे एक घर होता है, एक घर में कोई बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, अब उसके घर में क्या हुआ, चोरी हो जाए तो फिर वो गरीब हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा देश जो था बहुत ज्यादा अमीर था, शक्तिशाली था। कब, अंग्रेजों के शासन के पहले। अंग्रेजों के शासन के बाद हमारा देश थोड़ा सा गरीब हो गया, ज्यादा गरीब हो गया। ठीक है, तो इससे पहले हमारा देश क्या था, बहुत ही अच्छा था, शक्तिशाली था और विकसित था। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों तीसरा नंबर पॉइंट। देखो इसी में हम लोग परिचय में देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। यह वह समय था जब भारत पर गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य दिल्ली सल्तनत आदि का शासन था। मतलब भारत के लोगों का शासन नहीं था, किसका था, कि हमारे जो गुप्त साम्राज्य हैं और दिल्ली सल्तनत का शासन था। अब जब किसी दूसरे का शासन होगा, किसी घर में किसी दूसरे लोगों का शासन होगा, तो फिर उस घर में प्रॉब्लम तो होगी ही। इसी प्रकार से हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। अब अंग्रेजों के शासन में अंग्रेज अपना कार्य करते थे, अपने देश को आगे ले जा रहे थे, यहां से चीजों को ले जा रहे थे अपने देश, और यहां जो कंपनी चला रहे थे उसका जो लाभ होता था वो अपने देश में करते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट समझना, इसके कारण जो 1850 पारसी युद्ध हुआ। अब देखो ये समझना कि अगर कोई भी युद्ध होता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा हानि होता है, बहुत सारी चीजें उसमें बर्बाद होती हैं, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारा धन भी लॉस होता है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है। तो ये युद्ध हुआ किसके कारण, और इसके कारण 1850 में पारसी युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब भाई अंग्रेजों ने भारत के एक हिस्से पर यानी कि बंगाल पर कब्जा कर लिया। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का राज था, तो भाई कुछ भी करें। ठीक है, पॉइंट एक एक समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो बंगाल पर किसने शासन कर लिया, इस अंग्रेजों ने। ठीक है, ये अंग्रेजों ने शासन कर लिया, जिससे ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया। परंतु भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भले ही ब्रिटिश राज्य स्थापित हो जाए,
लेकिन फिर भी यार भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ठीक है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट नोट करना। मैं आपको ये बता देता हूं कि आप लोग नोट्स बना लो यार, खुद से एक नोट्स बना लो और उसमें मैं आपको जो जो पॉइंट बता रहा हूं उसको नोट कर लेना। नोट कर लोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में करके आओगे और कहोगे यार सरवण लेक्चर से पढ़ा था, सेम वही बोर्ड एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, नोट हो ही गया होगा। अब देखो आगे समझना यहां, ठीक है। अब हम लोग एक टॉपिक समझेंगे किसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में। अब कहोगे सर रॉलेट एक्ट क्या है, बस बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ में आएगा रॉलेट एक्ट के बारे में, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है। देखो ये हमारा रॉलेट एक्ट ऐसा कानून है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो रॉलेट एक्ट को मैं थोड़ा सा समझाता हूं, फिर आप लोग कहोगे सर बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले ये समझो कि रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ एक ऐसा कानून था। देखो बच्चों, रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1919 में। ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों कि आखिर रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो आप याद रखना कि 1919 में जो है ना रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर रॉलेट एक्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं आए तो ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो रॉलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ, तो आप लोग बताना कि 1919 में टिक लगाना, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि 1919 में हमारा रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो पारित हुआ था, एक ऐसा कानून था जो रॉलेट एक्ट था, वो एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चलाया जाता था, शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। यह हमारा है रॉलेट एक्ट, ध्यान से समझना। कहने का मतलब है अब क्या होता है कि मुकदमा चलाया जाता है। अब के टाइम में देखते हो अगर कोई भी चीज होता है, कोई भी लड़ाई होता है, कोई भी चीज होता है, ठीक है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तो मुकदमा अगर जीता जाए या हारा जाएगा तो जेल में जाओगे, जीता जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से पहले कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता था। अगर अंग्रेजों को शंका है किस पर, ये जो भारतीय लोग हैं ना, अगर इन पर अंग्रेजों का शंका है, ये भारतीय लोग समझ लो, ठीक है। और ये भैया थोड़ा सा अच्छा अंग्रेज लोग, ठीक है। अब ये जो है ना, अगर इन पर शंका है ना, भारतीयों पर इनको शंका है, तो ये शंका के आधार पर ही इनको भैया क्या करते थे, जेल में बंद कर देते थे। और जेल में बंद करते थे 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं बच्चों, पूरे 2 साल के लिए जेल में बंद कर देते थे। कितने, 2 साल के लिए। 2 साल कोई छोटा नहीं होता, 2 साल अगर जेल में रहना पड़े ना बहुत ज्यादा मुसीबत होता है। तो 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था। तो ये तो भाई गलत काम है ना, क्योंकि भाई इसका तो विरोध होगा ही, क्योंकि भाई भारतीयों पर ऐसा अत्याचार क्यों करो, ठीक है। भले ही आप शासन कर रहे हो मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कानून ना चलाओ जो भारतीयों पर ही भारी पड़े, भारतीयों लोगों के लिए ही केवल ऐसा हो, ठीक है। तो ये रॉलेट एक्ट थोड़ा सा ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, नोट जरूर कर लेना, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जा सकता था, ठीक है। समझ में आ गया ना रॉलेट एक्ट। नोट बनाते रहना, नोट करते रहना, ठीक है। नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, ध्यान से समझना। फिर हम लोग आगे समझते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक। देखो अब हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोग समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझते हैं एक एक पॉइंट को, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इसलिए ये विश्व युद्ध आप बहुत ही ध्यान से समझना, नोट करते रहना, मजा आएगा। डरना मत, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसे सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, सोशल साइंस भी पढ़ाएंगे, सारी चीजें। बस आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से शेयर करते रहो वीडियो को। अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाएगा, मजा ही आएगा ना। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तो शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से पढ़ाता हूं, ठीक है। मैं बुक नहीं छपवाता, बहुत सारे लोग आपको पूरा बुक छपवा कर पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको ये रिसर्च करता हूं, ठीक है। 2-3 महीना में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, इन सबको बहुत अच्छे से शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में कुछ पॉइंट के था। पहला कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में हुई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है क्या, 1914। क्यों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि भैया प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब शुरुआत हुई प्रथम विश्व युद्ध की। तो याद रखना 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो 1914 ईस्वी में हमारी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, पहला नंबर पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों का शासन था। अगर अंग्रेजों का शासन नहीं होता ना तो शायद कोई विश्व युद्ध नहीं होता, लेकिन जब अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे देश पर कब्जा किया, फिर भी हमारे देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, बिल्कुल खोखला कर रहे हैं, तो भाई युद्ध तो होगा ही। अब प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ,
अंग्रेजों के शासन में हुआ। जब अंग्रेजों का शासन था तभी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब देखो विश्व युद्ध बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब यही जानो कि हानि होता है। मान लो आपके घर या आपके गांव में किसी भी दूसरी जगह से लड़ाई हो जाता है तो फिर हानि होगा ना, एक दूसरे चोटिल होंगे, एक दूसरे का हानि होगा, एक दूसरे का धन नष्ट होगा। अब विश्व युद्ध है भाई, छोटा सा युद्ध नहीं, पूरा विश्व का युद्ध है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा हानि होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें क्या है ना कि बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बम विस्फोट लाना पड़ता है जिसकी प्राइस लाखों में होती है, तो ये सब बेकार में यार इन्वेस्ट होते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इनमें अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है, कर्जदार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार था, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा है कि अंग्रेजों का शासन था। देखो मैंने बताया ना कि कर्जदार हो जाते, तो भारत भैया कर्जदार भी हो गया था। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा खर्चा लगा, इसलिए भारत जो है कर्जदार हो गया। क्या हो गया? कर्जदार हो गया, ठीक है। अब अगला देखो बच्चों, सीमा शुल्क बढ़ाया गया। अब भाई सीमा शुल्क बढ़ाया गया ताकि इस कर्जे को कम किया जाए, आयकर प्रारंभ किया गया, आयकर भी प्रारंभ किया गया और सीमा शुल्क को बढ़ाया गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है और हमारा 5 नंबर पॉइंट है जिसमें भारतीयों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जब ये सारी चीजें करी गई ना बच्चों, तो भारतीय लोग जो थे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज राज करते थे, तो भारतीय लोगों का बहुत सारी समस्याओं का शासन करना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है प्रथम विश्व युद्ध का। अभी हमारे बहुत सारे पॉइंट है, प्रथम विश्व युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं। यहाँ देखो 1913 से 1918 के बीच जो वस्तु की कीमत है बच्चों 2 गुनी हो गई। मतलब 2 गुनी का मतलब है कोई चीज 1000 में है तो 2000 में हो गया, कोई चीज 100 रुपए में है तो 200 रुपया हो गया। मतलब इतना ज्यादा कीमत बढ़ गई क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जो हमारा भारत देश है वो कर्जदार हो गया। युद्ध में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें लानी पड़ी, ठीक है। देश को जीतना है ना, तो फिर विश्व युद्ध में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तो फिर इसमें जो वस्तु की कीमत है वो 2 गुनी हो गई। मतलब कोई चीज 100 रुपए में है तो वो इंटू 2 हो गया, 200 रुपए में हो गया। तो भाई बहुत ज्यादा दाम बढ़ गया ना, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया। तो ये तो अब ये समझो अगर 2 गुनी हो गई तो अमीर लोग जो हैं उनको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो उनके पास पैसे हैं ही, ठीक है। अब जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, वो दिन भर काम करते हैं और 200 रुपया पाते हैं, उस समय तो बहुत कम ही पाते रहे होंगे, तो फिर वो कैसे घर का खर्चा चलाएं, कैसे अपने परिवार को देखें, ठीक है, कैसे देखें, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था। अगर वो सब्जी लाएं तो उनके उतने ही पैसे थे कि सब्जी ले आए, दाल लाएं तो उतना ही पैसा था कि वो दाल ले आए, अगर चावल लाएं तो चावल के लिए ही उतना ही पैसा था। अब वस्तुओं की कीमत 2 गुनी हो गई, तो इससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा भारतीय लोगों को। और यहाँ देखो ये 1918, याद रखना बच्चों 1918, थोड़ा सा प्रिंट में मिस्टेक है, 1918 से 1919 और 1920 से 1921 में भारत यानी कि देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये 1918 कर लेना, ठीक है। देखो 1918 से, ठीक है, एंड 19 और 1920 से 1921 में क्या हुआ कि देश की बहुत सारे हिस्से की फसलें खराब हो गई। देखो देश की बहुत सारे हिस्से की फसल खराब हो गई। अब खराब हो गई, एक तो वैसे प्राइस जो है वो 2 गुना हो गया, अब देश के हिस्से की फसल भी खराब हो गई। अब इससे तो बहुत सारी समस्याएं आ गई ना देश के। अब देखो जिसके कारण जो हमारा खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। भारी अभाव का मतलब है कि बहुत ज्यादा कमी पैदा हो गया। अब देखो अगर हमारे देश में फसल नहीं खराब होता तो ये फसल हमारा कहां जाता, मार्केट में जाता। अब मार्केट में जाता तो थोड़ा सा प्राइस तो डाउन होता ही, मतलब थोड़ा सा कम, यानी कि नीचे तो होता प्राइस ना। लेकिन अब भाई फसल भी खराब हो गई, अब मार्केट में जो फसल थी वो थोड़ी सी और महंगी हो गई, थोड़े से और उनके प्राइस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि देश के फसल तो बर्बाद हो गए, अब वही फसल है जो अलग देश से आते हैं, तो फिर ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। और इसी समय बच्चों फ्लू की महामारी फैल गई। जैसे बच्चों फ्लू की महामारी क्या होती है, एक वायरस है, जैसे आपकी बार आया था ना कोरोना वायरस, उसी प्रकार से एक फ्लू की महामारी थी जिसमें तो बहुत सारे लोग मर गए थे बच्चों, बहुत सारे लोग की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध आपका थोड़ा सा बड़ा है इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। ये पॉइंट मैंने देखो 1913 से वस्तुओं की कीमत 2 गुनी हो गई, ये तो समझा ही दिया, ये भी समझा दिया, और ये भी ठीक है कि फ्लू की महामारी फैल गई। अब इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट समझना कि 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए।
मर गए। क्यों? क्योंकि ये फ्लू नामक महामारी के कारण, ये बहुत ही खतरनाक महामारी था बच्चों, बहुत ही खतरनाक। तो इसलिए इसी महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मर गए। अब देखो इतनी भयानक क्या हुआ, महामारी फैल गई। अब इस समय शायद भारत का सबसे बेकार समय था। ठीक है, देखो फ्लू की महामारी फैल गई, विश्व युद्ध हो गया और इसी में फसल भी बर्बाद हो गए, तो भाई बहुत ही खतरनाक था ना। अगला देखो, लोगों की उम्मीद थी कि यह युद्ध केंद्र समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि यह जो युद्ध है बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लोग यही आशा लगाए रखे थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो लोगों की यही उम्मीद थी कि जो ये युद्ध है वो जल्द ही समाप्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये युद्ध बहुत दिन तक चला, फिर हमारा द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। तो ये पॉइंट जो मैंने आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध में बताया है वो आप लोग नोट कर लेना। ये वाला पॉइंट तो वही है, ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध का, पहले आप लोग ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। ठीक है, और ये वाला पॉइंट मैंने एक साथ लिखवा दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ एक साथ लिखवा दिया। ठीक है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट है हमारा प्रथम विश्व युद्ध में। अगर बोर्ड एग्जाम में आए इतना आप लिख दोगे ना तो बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चों प्रथम विश्व युद्ध, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा है बच्चों सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह आंदोलन, यानी कि सत्याग्रह का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सत्याग्रह अगर आपने समझ लिया ना बच्चों तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का एकदम फिक्स है कि आएगा कुछ ना कुछ सत्याग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सत्याग्रह का मतलब। देखो नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा कि सत्य का मतलब होता है सत्य यानी कि ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है उसकी तरफ हमें आग्रह होना, यानी कि सत्य की तरफ आग्रह होना। ठीक है, ये हो गया हमारा सत्याग्रह का मतलब, बस सीधा सा सिंपल सा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। देखो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। मतलब सत्य की शक्ति की तरफ आग्रह होना और सत्य की शक्ति की खोज में जोर दिया जाता था कि सत्य बोलो, सत्य हमेशा रहो, कभी भी झूठ मत बोलो। ठीक है, इसका अर्थ अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो शॉर्ट में लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, ठीक है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आप संघर्ष के अन्याय के खिलाफ हैं, अगर जो अन्याय कर रहा है उसके आप खिलाफ हो और आपका उद्देश्य आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सच्चा है, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। और आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी संघर्ष में सफल हो सकता है। अहिंसा का मतलब है अपने सत्य की तरफ रहो, आप अहिंसा के अकॉर्डिंग आपका विजय होगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि सत्याग्रही जो है केवल अहिंसा के सहारे अपने संघर्ष में सफल हो सकता है और इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिकझोरना होगा। मतलब जो दमनकारी शत्रु है उसकी चेतना को झिकझोरना होगा। ठीक है, बस मतलब आपका यह है कि अगर आप सत्य हो, सत्य अन्याय के खिलाफ हो तो फिर आपका विजय होगा, क्योंकि आप अहिंसा के सहारे ही केवल आप विजय पा सकते हो। बस सत्याग्रह का मतलब यही है, नोट कर लो, मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूं। देखो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। ठीक है, इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य क्या है, सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ हैं तो सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में विजय पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, और इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिकझोरना होगा। बस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, लो यार समझो बस, अगर आप लोग जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो स्टूडेंट आप लोगों को सत्याग्रह आंदोलन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सत्याग्रह का मतलब ही है भाई सत्याग्रह की तरफ आग्रह होना, बस ये छोटा सा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये हमारा एक आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम
एग्जाम के लिए, तो आप लोग अभी भी 3 स्टार कर लेना, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से नोट करते रहना। देखो, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो है एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, गांधी जी की एक हिंद स्वराज पुस्तक है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो कि 1909 में बनाया था, ठीक है, पारित हुआ था। तो 1909 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, ध्यान से समझना, जैसे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, अगर भारत में ब्रिटिश का शासन है तो भारत के लोगों का ही हाथ है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक घर है और इसमें कोई दूसरा, ठीक है, इस घर में किसी दूसरे गांव के लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये समझ जाना कि इसी घर के लोगों का हाथ है, उसमें किसी ना किसी सदस्य का हाथ है, तभी वो क्या कर रहा है, इस घर पर राज कर रहा है, ठीक है। अगर कोई इसका सहयोग ना दे तो कैसे राज कर सकता है, ठीक है। तो वही बात है, अगर भारत में ब्रिटिश का शासन है तो ये समझ लेना कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ है, क्योंकि उनसे उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये है बच्चों कि भारत में अगर ब्रिटिश का शासन है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक में यही कहा था कि अगर भारतीयों में ब्रिटिश का शासन है तो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, ठीक है। और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर ये शासन क्यों चल रहा है, क्योंकि भारतीय लोगों का सहयोग है। अगर भारत के लोग इसमें अपना हाथ हटा लें और इनके खिलाफ हो जाएं सभी लोग, तो फिर वो कैसे रह पाएंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, भारत के लोग अपना जो सहयोग है सभी लोग, ठीक है, वापस ले लो, तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी और स्वतंत्रता की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, कहने का मतलब यही है कि इस पुस्तक में यही कहे थे कि अगर भारतीय लोगों में ब्रिटिश का शासन है तो भारतीयों के सहयोग से है, अगर भारत के सभी लोग चाहें तो ये शासन बस साल भर के अंदर खत्म हो सकती है और स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। नोट कर लो स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझाया है, शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार खुद से नोट्स बना लेना, फिर आपको कोई नहीं पीछे कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा असहयोग आंदोलन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझ में आ गया। एक एक आंदोलन को हम लोग देखते हैं। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं बच्चों खिलाफत आंदोलन। देखो अब ये नाम से ही स्पष्ट होता है, खिलाफत आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लोग लिख लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों का इंपॉर्टेंट का एक सीरीज आएगा ना, तो यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो अभी से पढ़ लो, अभी से मैं आप लोगों को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो खिलाफत आंदोलन का मतलब भी है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ होना, दो लोगों को खिलाफ होना। जब दो लोग खिलाफ होंगे तो वो खिलाफत आंदोलन हो गया, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझना कि प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों ने देखा था, काफी भयानक था, जिसमें भारत कर्जदार हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या था, ब्रिटेन, ध्यान से समझना, ब्रिटेन द्वारा तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादा, क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने एक वादा किया था, किससे, तुर्की सुल्तान के साथ किए जाने वाले वादे, ठीक है, वाले वादा जो है खिलाफी को, ठीक है, आपका खिलाफी को भारतीय मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान थे, विश्वासघात के रूप में देखते थे। क्या देखते थे, विश्वासघात के रूप में। जब दो लोगों के बीच में नहीं बैठता, विश्वासघात होता है, तो उसमें लड़ाई होगी, उसमें युद्ध होगा, उसमें आंदोलन होगा, ठीक है। तो वो क्या देखते थे, एक विश्वासघात के रूप में देखते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान जो था इस्लामिक, क्या था, इस्लामिक था। जो तुर्की का सुल्तान था वो इस्लामिक था, जो दुनिया का खलीफा था, जो दुनिया का खलीफा माना जाता था। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। अब ये विश्वासघात मानते थे, तो फिर जो भारतीय मुसलमान थे उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन शुरू किया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। क्योंकि भाई ब्रिटिश शासन कहीं ना कहीं से बहुत ही अच्छा नहीं था, बेकार था हमारे देश के लिए। जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ हमारा देश, तो फिर क्या हुआ, गुलाम के बाद हमारा देश बिल्कुल खोखला हो गया, अर्थव्यस्त हो गया। जबकि गुलाम से पहले हमारा देश एक सोने की चिड़िया थी, बहुत सारे हमारे पास धन थे, जायदाद थे, बहुत ही आगे थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस पर कब्जा किया तो फिर बहुत ही ज्यादा हमारा देश पीछे हो गया अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने पहले ही बता रखा था कि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पढ़
पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। एक कांड है जो कि हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हम लोग क्या समझेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई, सारी चीजों को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो स्टूडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा। देखो रॉलेट एक्ट के विरोध, देखो रॉलेट एक्ट के बहुत सारे विरोध किए गए, क्योंकि बच्चों रॉलेट एक्ट जो था वो कानून कहीं ना कहीं से भारतीय लोगों के लिए बहुत ही खराब था, बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ पंजाब के अमृतसर, याद रखना कि पंजाब के अमृतसर की बात है बच्चों, पंजाब के अमृतसर, आप लोगों ने जिला सुना होगा पंजाब का अमृतसर, क्योंकि ये आपके जो आपका मैप वाले क्वेश्चन है ना उसमें आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ, मैप के द्वारा दर्शाइए। तो आपको लिखना है अमृतसर में हुआ और मैप भरना मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, जनता अत्यंत आक्रोशित थी, आक्रोशित का मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक है, आक्रोशित थी। सैनिक जो थे, सैनिक शासन नियंत्रण जो था जनरल डायर को दिया गया। जनरल डायर जो था एक ही बहुत ही मतलब समझ लो बहुत ही बेकार इंसान था। ठीक है, जनरल डायर को दिया गया था। सैनिक शासन का नियंत्रण ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो फिर उनको दिया गया था। अब 12 अप्रैल 1919 की बात है, जो कि बहुत ही जैसे हम लोग कह सकते हैं ब्लैक डे। ठीक है, ब्लैक डे। ठीक है, तो ये क्या था, 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब किसी भी चीज पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, बंद कर दिया गया था, तो क्या जनता को नहीं बताया गया था, जनता को बताया गया था। ठीक है, इन्फॉर्म किया गया था कि नोट बंद हो चुके हैं। उसी तरह से क्या किया गया कि 1919 को 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा का मतलब होता है एक सभा लगता था। पहले सभा का मतलब सारे लोग गांव के नगर के सारे लोग इकट्ठा होते थे, एक सभा लगता था। अब उस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। चलो ठीक है, प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन फिर क्या किया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं दिया गया था। अब अगर आपको जनता को बताओगे ही नहीं कि भाई प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो वो कैसे जानेंगे। तो वो अपनी सभा इकट्ठा किए, क्योंकि उनको पता नहीं था, तो सभा तो इकट्ठा हो गया है। तो फिर सभा इकट्ठा हुआ, तो फिर हुआ क्या कि 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। अब त्योहार था तो और बड़ी सभा इकट्ठा हुई। ठीक है, तो फिर त्योहार था, फिर हुआ क्या, इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। अब बच्चों एक नीति थी सरकार की, एक शासन था, जैसे बहुत सारे शासन होते हैं उनका विरोध किया जाता था। रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था कि भाई इसको बंद किया जाए, क्यों भारतीयों पर आप शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में डाल देते हो। ठीक है, तो उसी की विरोध के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया, जो जलियांवाला बाग था एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। तभी जनरल डायर क्या था, 200 गोरे यानी कि 200 देसी, देसी का मतलब होता है अपने देश के सिपाही, और 50 गोरे, गोरे का मतलब होता है जो इंग्लैंड यानी कि हमारे विदेश के अंग्रेजी सैनिक थे। ठीक है, गोरे सिपाहियों को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। इसको रोक लिया कर देना बच्चों, रोक लिया। रोक लिया का मतलब है कि दरवाजे को बंद कर दिया गया, जैसे एक घर में बंद कर दिया जाए वैसे सारे जनता को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया गया। और निहत्थे जनता, भाई जनता को क्या पता कि वहां लड़ाई हो जाएगी, वहां इतना बड़ा कांड हो जाएगा। वो तो भाई ऐसे ही आए थे, बिना निहत्थे, कुछ भी उनके पास नहीं था। निहत्थे जनता पर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक किया गया। देखो 10 मिनट तक अगर गोलियों का बौछार किया गया तो आप अमेजिंग करो यार, कितने लोगों की मौत हो गई होगी। बहुत सारे हमारे जनता थी, उनकी मौत हो गई, हजारों लोग मारे गए, असंख्य लोग घायल हो गए, असंख्य लोग जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने लोग घायल हो गए। और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, इसको कांड कर देना कहते हैं। इसी घटना को बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा ना, बहुत आसान है। एक पॉइंट याद रखना कि 1919 में जो हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और कहां हुआ बच्चों, हमारा पंजाब के अमृतसर में हुआ। ठीक है, अब ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से समझाया हूं कि आप लोग शायद भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला पॉइंट देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझना। अब एक आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आता है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोग समझते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो चलो हम लोग देखते हैं जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। थक लाग जाता है, बहुत बड़ा चैप्टर है लागत।
तो स्टूडेंट हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का पॉइंट नंबर फर्स्ट समझो। पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि ब्रिटिश राज में नमक के उत्पाद पर इन लोगों का अधिकार था। बच्चों एक छोटी सी चीज है नमक, नमक पर किसका अधिकार था? ब्रिटिश लोगों का। जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश का राज था, तो भाई ब्रिटिश के राज में क्या था? नमक पर भी अधिकार ब्रिटिश लोगों का था, जो कि एक छोटी सी चीज है, लेकिन उस समय इसका दाम इतना था कि लोग नमक नहीं खरीद सकते थे, इतना ज्यादा इसका प्राइस बढ़ा दिया गया। तो भाई ब्रिटिश राज में जो नमक के उत्पादन पर किसका शासन था? ब्रिटिश लोगों का अधिकार था। वह नमक पर बहुत अधिक कर लगाता था। नमक पर देखो सारे लोगों को पता है कि बिना नमक के खाना नहीं खाया जा सकता, वो जरूरी है, तो फिर नमक पर ही बहुत ज्यादा कर लगाता था। नमक पर क्या किया? बहुत ज्यादा अधिक कर लगा दिया। कर का मतलब है कि हमारा जो कहते हैं ना कि जैसे किसी चीज पर हम लोग ज्यादा पैसा लगा दें, जैसे इनका दाम कम है लेकिन अब आपके पास है, केवल गांव में एक लोगों के पास कोई चीज है तो उसकी मूल्य ज्यादा होती है। तो वैसे ब्रिटिश राज करते थे और नमक पर कर लगाते गए, महंगा करते गए। फिर हुआ क्या? इसके कारण नमक बहुत ही महंगी बिकती थी, नमक का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। नमक बहुत महंगी बिकती थी क्योंकि बच्चों नमक पर भी कर लग गया परसेंट के हिसाब से, तो फिर नमक बहुत ज्यादा महंगा हो गया। और गांधी जी के नजर में नमक सबके भोजन की जरूरत थी। अब गांधी जी को पता है भाई बिना नमक के तो खाना अच्छा नहीं लगेगा और सभी लोगों को नमक की जरूरत है, तो फिर गांधी जी के नजर में आया कि आखिर भाई नमक जो है वो सबके भोजन का एक क्या है कि नजर में, जो गांधी जी के नजर में नमक आया और इस पर क्या किए? आम लोगों के लिए नमक महत्वपूर्ण है, आम लोगों के लिए भी नमक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक नमक डालोगे नहीं तब तक खाना अच्छा लगेगा नहीं। तो नमक जो है वो आम जनता के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो गांधी जी ने गुजरात के दांडी नमक तट पर, जो गुजरात पर एक दांडी नमक तट था, ठीक है, उस पर क्या किया कि नमक बनाकर नमक को बनाया और कानून तोड़ा। अब जब भाई नमक बन गया अपने देश में, अपने लोग ने बना दिया, तो फिर ऐसे बहुत ज्यादा नमक बना दिया गया ताकि देश को ब्रिटिश पर कोई अधिकार ना रह जाए, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी ने नमक बनाया, इस कानून को तोड़ा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह आंदोलन कहते हैं। यानी कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नमक हमारा है, नमक पर सत्याग्रह यानी कि सत्य बना दिया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखो पॉइंट बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट नोट कर लो, 6 पॉइंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं कि आप लोग एक एक टॉपिक को इस चैप्टर का समझना है, क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ में आ गया। चलो अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला बच्चों हमारा है गांधी, जो हमारा इरविन समझौता का प्रावधान। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन समझौता का प्रावधान, जो गांधी इरविन समझौता है उसका प्रावधान। देखो गांधी जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी काम किया था, इसलिए गांधी जी को आज नोट पर छापा गया है, ठीक है। तो गांधी जी समझो यहाँ इरविन समझौते के प्रावधान क्या है। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ बच्चों? 5 मार्च 1931। याद रखना कि हमारा ये जो है 5 मार्च 1931 की बात है, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के जो वायसराय थे, ठीक है। इसका जो है प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। अब हम लोग अगले पेज से प्रावधान समझेंगे। प्रावधान का मतलब होता है समाधान, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों, थोड़ा सा पॉइंट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। कोई भी चीज पढ़ो तो पहले उसके बारे में समझो। किसी भी आप व्यक्ति से आप मित्रता करते हो तो पहले समझो वो कैसा है, क्योंकि मित्र का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। अगर आपके लिए अच्छा मित्र है तो वो आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालेगा, अगर वो बुरा मित्र है तो आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को समझना हम लोग गांधी इरविन समझौते में समझते हैं। आ जाओ बच्चों, एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहला पॉइंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया, क्योंकि इसमें बैठकर समझौता किया गया। फिर क्या हुआ? अच्छी अच्छी बातों को किया गया। सरकार अध्यादेश व जो मुकाबलों को वापस किया गया, ठीक है। मुकदमों को वापस ले ली गई, जो एक मुकदमा था ना उसको वापस ले लिया गया। तो जो हमारा सरकार अध्यादेशों के व जो हमारा मुकदमों, ठीक है, को वापस ले लिया गया। शराब
बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया है शराब ने। ठीक है, तो शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो शराब है, अफीम है, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर जो धरना देने वाले लोग हैं ना, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो धरना दे सकते हैं, धरने देने का मतलब है कि उनके वहां छापा मारना। ठीक है, तो वो दे सकते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी देश के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लोगों के लिए खतरनाक है। तो अगला पॉइंट देखो, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा और की मांग का त्याग देगी। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट यहां समझो बच्चों, लास्ट नंबर, कि कांग्रेस जो है पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। ठीक है, जो कांग्रेस है वो पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध जो है निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग देगी। तो ये कुछ हमारे गांधी इरविन समझौते हैं, और हम लोग देखते हैं आगे जो हमारा है बच्चों यहां। अब हमारा एक टॉपिक आता है बच्चों, जो सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन का भाव बच्चों, सामूहिक अपनेपन का भाव में हम लोग समझेंगे बच्चों कि जो हमारी सामूहिक अपनेपन की भावना थी वो आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। क्या हुआ कि जो सामूहिक है अपनेपन का भाव किसके कारण हुआ कि हमारा आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। हम लोगों ने संघर्ष किया तो अपनेपन का भाव उत्पन्न हुआ, तो फिर अच्छा भी लगा। इतिहास और साहित्य, ठीक है, लोक कथाएं व गीत व चिह्न और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। अब ऐसे क्या हुआ, भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, यही तो चैप्टर का नाम है कि राष्ट्रवाद का योगदान हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज्य का डंडा तैयार कर लिया था और यह तिरंगा लाल, हरा और सफेद था, जिसके मध्य में गांधीवादी चरखा था। पहले क्या था ना बच्चों, तिरंगे में गांधीवादी चरखा था, अब तो हमारा दूसरा हो गया है, अशोक चक्र हो गया, लेकिन पहले क्या था, गांधीवादी हमारा चरखा था, वो लगा हुआ था, और हमारे लाल कलर थे, रेड एंड ग्रीन एंड हमारा व्हाइट कलर था। ठीक है, ये हमारा है सामूहिक अपनेपन का भाव वाला टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो हमारा चैप्टर है बस इतना ही आपकी इस चैप्टर में। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया तो ये समझ लो आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, जितना ज्यादा था ना उतना मैंने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है नहीं, लेकिन जितनी चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब बच्चों सब तो स्टूडेंट, आप लोगों का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने स्टूडेंट हैं ना टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों को टॉपर बैच में सारे सब्जेक्ट की तैयारी और सारे सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है, एंड वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, इन सब का जो नोट्स है ना वो आपको टॉपर बैच में मिल जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, 9918863196। ठीक है, आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से बात भी कर सकते हो, एंड कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कम फीस है अभी आप लोगों का 100 बच्चों के लिए, अभी ऑफर चल रहा है 100 बच्चों के लिए, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया एक एक पॉइंट को, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स आप लोगों को टॉपर बैच में मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन करिए, और आप लोग यहां देखिए आप लोगों के सारे टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का है स्टूडेंट जो हमारा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर हमारा क्या हुआ, पूरा खल्लास यानी कि खत्म हो गया। अगर आप लोगों ने इसको नोट्स किया है तो पहला चैप्टर भी जल्दी से पढ़ लो। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 जो हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना है उस चैप्टर में। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।